वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और डे हाई पे समय निफ्टी कामकाज कर रहे हैं। आज खुले हम मार्जिनली हायर थे, उसके बाद फिसले थे 25,700 के नीचे, लेकिन वहाँ पे हमने अपने आप को संभालने में सक्षम रहे हैं और इस समय निफ्टी जो है वो डे हाई पे कामकाज करते हुए करीब करीब 100 अंकों की यहाँ पे मजबूती, 104 अंकों की मजबूती अब इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीबन 283 अंक मजबूत कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में 312 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम 59,300 के बहुत करीब इस समय बैंक निफ्टी बना हुआ है। यूएस फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुई है, उसके बाद यूएस के बाजारों में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन फ्यूचर्स आज खुलते ही डाउन थोड़ा दबाव में रहे थे बिकॉज ऑफ वन ऑफ द IT कंपनी सेइंग दैट एक बार फिर AI को लेके वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है बनी हुई है, जिसके चलते फ्यूचर्स पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन डॉलर कमज़ोर हुआ है, हमारे रुपए में फिर भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। अभी हमारा रुपया जो है वो 90.30 के आसपास ही कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आई थिंक RBI इसे डिमांड और मार्केट के डिमांड के हिसाब से लूज छोड़ा हुआ है, खुला छोड़ा हुआ है कि वो अपने आप को खुद संभाल लेगा। दैट इज़ व्हाट वी कैन गॉज फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रूपी। सो रूपी की वीकनेस अभी भी बरकरार है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती RBI भी कर चुका है, तो इस माहौल के बीच में बाजार में अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, कोई उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। नए साल की तैयारी है, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, बजट एक मेजर ट्रिगर हो सकता है। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अविनाश गोरखसरकार, डायरेक्टर रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल अविनाश सर से होगा। अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बाजारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, और पिटाई तो मिड कैप और स्मॉल कैप की खूब हुई है, हालांकि बेंचमार्क्स आर होल्डिंग अप। ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? और अब 2026 की हम तैयारी करेंगे, कैलेंडर ईयर बहुत नज़दीक आ चुका है, तो इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? कैसे इस बाजार को अब हमको स्ट्रेटेजी लेके चलना है? गुड आफ्टरनून गीतू जी। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक तो FI की सेलिंग अभी भी लगातार हो रही है जी। और एक बात तो क्लियर है कि देखिए, डोमेस्टिक फंड्स तो रोज खरीदी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी FIs बेचते हैं तभी मार्केट्स को रिकवर होने में टाइम लगता है। और दूसरा, ये जो प्राइमरी मार्केट का जो सप्लाई है वो बहुत ही तेजी से लास्ट 4-5 महीनों से बढ़ा है। इनफैक्ट इस महीने में भी काफी बड़े IPOs खत्म हो गए, जैसे मीशो हो गया, एक्वेस हो गया। तो प्राइमरी मार्केट में जब तक सप्लाई प्राइमरी मार्केट का पेपर ज्यादा आएगा तब तक सेकेंडरी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आएगा। हालांकि देखिए, पॉजिटिव साइड पे आपने सही कहा कि जो Q2 के नतीजे आ गए वो काफी अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर। 2 इंटरेस्ट कट ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी और एक इंटरेस्ट कट अभी हाल ही में RBI गवर्नर ने अनाउंस किया है। GST के कट्स का अनाउंस कर दिया है। बारिश इस बार अच्छी है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारा Q3 के नंबर्स में हमको लगता है कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जनवरी आता है तो उसके बाद नतीजों का सीजन तो शुरू होगा ही, बट उसके अलावा प्री बजट में एक्सपेक्टेशंस मार्केट की आएगी। और अभी आज मैं पढ़ रहा था कि इंडिया US ट्रेड डील अभी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी साइन अप होगा। काफी समय से ये मामला चल रहा है, तो हो सके तो अगर दिसंबर में अगर ये ट्रेड डील साइन अप होती है तो शायद मार्केट्स को एक अच्छा बाउंस बैक मिलने का कारण मिलेगा। मुझे लगता है कि तब तक मार्केट एक छोटे दायरे में घूमेंगे, साइड वे घूमेंगे, लेकिन 26,000 का लेवल जो है वो कन्विंसिंगली क्रॉस करने के लिए आपको ये इंडिया US ट्रेड डील और प्राइमरी मार्केट्स, ये दोनों फ्रंट पे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स सुनने को मिलता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स बढ़ेगा। बट अदरवाइज ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली मार्केट्स में इंतजार है कि इक्विटी कब वापस चलेगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का प्राइस अगर आप देखेंगे तो इक्विटी को काफी अच्छी तरह से उसने आउट परफॉर्म किया है। तो शायद अगला आने वाला साल मार्केट्स के लिए अच्छा होना चाहिए। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपके आते ही बाजार डे हाई पे है, 130 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक दायरे का कारोबार रह गया है। क्या आप इसे बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज का मार्केट समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि नो, इट्स बाय ऑन डिप्स एंड कीप फॉर सम टाइम एंड गेट गुड प्रॉफिट्स? नमस्कार गीतू जी। तो देखिए, पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हर बार 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाता है और वहां पर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा समझना ये है कि जब तक 26,000 के ऊपर ना निकले,
एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उसका एक रीजन ये है कि करीब 2 दिन पहले ही निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, जिसके हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो तो वो 25,500 के आसपास के आते हैं। तो आज के पुल बैक को बहुत पॉजिटिव नहीं देखना चाहिए। केवल अगर हम पॉजिटिव देखना चाहें तो ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी फिसल नहीं रहा है। आपको फ्रेश लॉन्ग लेने हैं तो 26,000 का इंतजार करिए, उसके ऊपर सस्टेन करें तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो ध्यान रखें, अगर 25,700 के नीचे निफ्टी जाने की कोशिश करें तो वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में 3 दिन से अगर आप देखें तो कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक दिन 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लेता है, ऊपर के साइड पे वापस अपने गिरावट देखने को मिलती है। आज वापस 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो ट्रेंड नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब अगर ये 58,700 58,700 के नीचे फिसलेगा तब यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करें, लेकिन खरीदारी करने की राय तभी रहेगी जब स्टॉक जब इंडेक्स 59,600 के ऊपर निकले, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। आज ऑटो स्पेस में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ऑटो इंडेक्स जो है निफ्टी का वो करीबन 1% के बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। यहाँ पे जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उन पे मादरसन सुमी है, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, मारुति, एक्साइड, उनो मिंडा, ये सब एंसिलरी भी इसमें आती हैं, और बजाज ऑटो। ऑटो एज ए स्पेस, अविनाश सर, आपको कैसा लगता है? हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है, थोड़े बहुत कंसोलिडेशन भी देख रहे हैं। क्या नए साल के लिए ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए, और ऐसे में कौन से ऐसे शेयर है जिनको आप रेकमेंड करेंगे इन लेवल्स पे? नहीं, डेफिनेटली देखिए ऑटो सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जीएसटी का कट जो आया है वो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेनिफिट करेगा। हमारा मानना है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, और उसके बाद टिपिकली यूटिलिटी व्हीकल जो सेगमेंट है वहां पे अच्छी ग्रोथ आएगी। ऑफकोर्स टू व्हीलर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट टू व्हीलर्स में हमको हीरो मोटर कॉर्प काफी पसंद है। देखिए नंबर्स भी मेरे ख्याल से काफी अच्छे आ गए हैं, इनका रूरल इंडिया बेस भी बहुत अच्छा है। दूसरा शेयर जो ऑटो में अच्छा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए काफी अच्छा नंबर इन्होंने सितंबर के क्वार्टर के लिए डिक्लेयर किया था, प्लस इनकी नई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है वो भी काफी अच्छा कर रही है। तो करीबन 4,000 रुपए का टारगेट प्राइस हमको लगता है कि एमएनएम में अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और सीवी में अशोक लेलैंड देखिए, अशोक लेलैंड में अच्छा ट्रैक्शन हमको वॉल्यूम का डेटा में देखने को मिला है। यहाँ पे इनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा निवेश इन कंपनीज में करना है, क्योंकि अगले 6-12 महीने ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छे आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। अविनाश सर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, कमर्शियल व्हीकल इज डूइंग डिसेंट एज फार एज द मोमेंटम इज कंसर्न्ड, तो टाटा मोटर्स पीवी में क्या करना है इन लेवल्स पे? देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में शायद थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जेएलआर में एक साइबर अटैक भी हो गया था। अभी मामला थोड़ा सा सुधर गया है, तो अगर नजरिया आपका मेरे ख्याल से 12-15 महीने तो डेफिनेटली ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से ग्लोबल ऑपरेशंस हिट हो गए हैं, थोड़ा समय लगेगा मेरे ख्याल से। 1-2 क्वार्टर शायद एक बार कंपनी के नंबर सेपरेटली स्टैंड अलोन बेसिस पे आएंगे तो लोगों को थोड़ा अंदाजा आएगा कि ट्रैक्शन कैसे बढ़ रहा है। बट अदरवाइज लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी है, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करें। एक और सेक्टर जहां अच्छा मोमेंटम है आज वो है फार्मा स्पेस, और फार्मा स्पेस में खबर भी बहुत सारी है। आज एक अपडेट जो आया है वो है कि ईयू ने अग्री कर लिया है न्यू फ्रेमवर्क फॉर फार्मा सेक्टर, और फ्रेमवर्क विल सीक टू बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और रेगुलेटरी बर्डन्स वगैरह कट किए जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी और सप्लाई जो कंस्ट्रेंट्स थे उन्हें हटा दिया जाएगा। तो इसके चलते हुए आज फार्मा स्पेस में अच्छी बॉयंसी देखने को मिल रही है। साथ में ही सिप्ला के लेके भी खबरें हैं कि उन्होंने एक नया डायबिटीज़ का ड्रग जो है वो इंडिया में लॉन्च किया है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ ड्रग। सिप्ला के स्टॉक में करीबन 1% का इजाफा है, 1506 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन टॉप गेनर्स में डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज भी शामिल है। मानस सर, सिप्ला, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, इन तीनों के चार्ट्स क्या कहते हैं और अच्छा क्या लग रहा है? तो देखिए सिप्ला की जहां तक बात है, सिप्ला में कंसोलिडेशन हो रहा है। नेगेटिव ये है, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करनी है तो आपको 15-20 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। डॉक्टर रेड्डीज ने वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 2 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, तो ये पॉजिटिव जरूर है, बट फिर भी थोड़ा वेट करेंगे। कंफर्मेशन के लिए 1280 के ऊपर निकलने दीजिए, तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर एक ट्रेड लेना हो इस स्पेस से तो वो डीवीज लैब होगा।
डिवीज लैब ने एक ही दिन में अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। इंटर एचआर पे हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो अगर इस स्पेस में एक ट्रेड लेना हो तो 6400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 6700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अविनाश सर, ये बताइएगा 25 बेसिस पॉइंट का कट आरबीआई ने कर तो दिया है, अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको मेजर बेनिफिशियरी लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई उत्साह बाजार में अभी देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए 25 बेसिस पॉइंट कट का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो कितनी ट्रांसमिशन बैंक्स इनको एक्चुअली देते हैं, क्योंकि अभी तो 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, कितना पास थ्रू ये बैंक्स अपने बोरोवर्स और लेंडर्स को देते हैं वो देखना पड़ेगा। बट हाँ, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे जो सेक्टर जहाँ पे लिवरेज और डेट बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा है वहीं पे बेनिफिट आएगी। मुझे लगता है कि देखिए बैंकों के लिए भी अच्छा टाइम आएगा। मेरे ख्याल से अक्टूबर टू मार्च का तो नॉर्मली एक बिजी सीजन होता है, तो सरकारी बैंक्स तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, जैसे कि पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स एक बार तीसरे तिमाही के आने के बाद आपको अंदाजा आएगा कि किस प्रकार का ग्रोथ जीएसटी के कटौती ने कंजम्पशन को बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो बैंकों को उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारी बैंक्स एक अच्छा स्वीट स्पॉट अभी दिख रहा है, जो शायद अभी प्राइसेस में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपका नजरिया 6-12 महीने है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम टू लुक एट पीएसयू बैंक्स। एक और सेक्टर जहां अच्छा मोमेंटम है आज वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। बैंकिंग की बात की है, आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो है एक अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है, और सबसे ऊपर है कोटक महिंद्रा बैंक, टॉप गेनर ऑफ निफ्टी टुडे 3.5% का इजाफा है, 2200 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और कुछ अन्य बैंक्स जहां पे अच्छा मोमेंटम है उसमें एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर 999 का स्तर यहां देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में 1% का इजाफा है, 942 के आसपास का स्तर यहां पे देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आपको क्या पसंद है मानस सर? तो देखिए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ये सभी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। आईसीआईसी बैंक वीक है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्योंकि कोटक बैंक में एक प्राइस ब्रेकआउट है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 2260 2260 के आसपास के आते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। 2170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 2260 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके अविनाश सर, जो अभी आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के, वो तो काफ़ी बॉयंट है, इक्विटी स्कीम्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। एसआईपीज 30,000 करोड़ नवंबर के महीने में भी इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के प्रदर्शन में थोड़ी कमी जो हमको देखने को मिल रही है। क्या ये स्पष्ट रूप से अभी जो स्ट्रैटेजी रहेगी म्यूचुअल फंड्स की वो लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रहेगी, टुवर्ड्स लार्ज कैप, या फिर आपको लगता है कि कुछ समय संभलने के बाद मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी आना शुरू होगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पहला चॉइस तो लार्ज कैप ही होगा गीतू, क्योंकि वहां पे प्राइस स्टेबिलिटी होती है और सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पहले कोशिश करते हैं कि जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करे। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छे होने के बाद भी अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा बहुत बॉटमिंग आउट शुरू हो चुका है, क्योंकि जो Q2 के नतीजे थे काफी अच्छे थे। Q3 के नंबर्स भी हमको लगता है कि जो सेक्टर्स है जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गया, तो यहाँ पे काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। तो कहने की बात यही है कि जब भी रिकवरी आएगी तभी काफी जोर की रिकवरी आएगी, लेकिन डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी ये थोड़ा थोड़ा निवेश जरूर करेंगे। आउट परफॉर्मेंस लेकिन मेरे ख्याल से पहले लार्ज कैप से आएगा, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप से आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में इंतजार और कन्विक्शन की जरूरत है। जब भी मार्केट्स खराब होते हैं तभी लोगों का पूरा मूड बदलता है, वो कहते हैं कि मार्केट्स खराब है और अच्छे नहीं है, बट डेफिनेटली यही एक समय होता है जब आपको अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं और बेयर मार्केट्स में ही आपका एक बुल मार्केट का बेस बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे ज्यादा देना जरूरी है, क्योंकि 12-15 महीने की अंडर परफॉर्मेंस के बाद मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स अभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो जब भी ऐसा होता है तभी शेयर प्राइसेस चलने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए you have to keep the faith और you have to stay invested for long. माना सर, दो स्टॉक्स है, एक है